हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 1 के अंतर्गत एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बच्चों ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव एक लैब इंस्ट्रूमेंट होता है। लैब कंडीशंस में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा हुआ है जिसको हम लोग हॉट एयर ओवन कहते हैं, और उसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ऑटोक्लेव। हालांकि दोनों में डिफरेंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो काम निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन जो निकलता है वो एक ही तरह का होता है, यानी कि एक ही तरह की प्रोसेस देखने को मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सभी बच्चे कॉपी कलम कागज कलम लेकर के बैठ जाएं ताकि वो एक एक चीज को समझ करके नोट्स तैयार कर पाएं। स्टार्ट करते हैं बच्चा। देखिए यहां पर जो ऑटोक्लेव जो है, ऑटोक्लेव के बारे में बताया गया है कि ऑटोक्लेव एक महत्वपूर्ण लैब इंस्ट्रूमेंट है जिसे चार्ल्स चैम्बरलेन ने 1879 में डेवलप किया था। लेकिन ऑटोक्लेव का प्रोटोटाइप डेनिस पेपिन ने 1679 में एक हाई प्रेशर कुकर के रूप में बनाया, जिसे इन्होंने स्टीम डाइजेस्टर नाम दिया, जो आधुनिक ऑटोक्लेव का प्रिकर्सर माना जाता है। यानी कि यहां पर बच्चों क्या बताया गया है कि जो ऑटोक्लेव नाम का जो एक इंस्ट्रूमेंट है, ये चार्ल्स चैम्बरलेन ने बनाया था, तैयार किया था 1879 में। लेकिन अगर हम लोग इसकी प्रिमिटिव अवधारणा को देखें, इसकी प्राथमिक प्रोसेस को देखें, तो लगभग 1879 के 200 साल पहले, यानी कि 1679 के आसपास एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है डेनिस पेपिन। उन्होंने क्या किया था, 200 साल पहले ही एक प्रेशर कुकर को बनाया था जिसको उन्होंने स्टीम डाइजेस्टर नाम दिया था, और उसमें उन्होंने बताया कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें स्टीम का उपयोग करके बहुत सारी चीजों को रेगुलेट किया जाता है, यानी कि कह सकते हैं यूज किया जाता है। और वही सिद्धांत जो था, जो 1679 में पेपिन साहब के द्वारा दिया गया था, वही आगे चल करके जो है चैम्बरलेन के द्वारा ऑटोक्लेव के फॉर्म में उसको तैयार किया गया है। तो प्रिमिटिव फॉर्म या प्रोटो फॉर्म जो ऑटोक्लेव की थी वो 1679 में ही तैयार हो गई थी, और जो एक्चुअल में ऑटोक्लेव फॉर्मेट हुआ वो 1879 में फॉर्मेट हुआ था। क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है ऑटोक्लेव मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अतः ऑटोक्लेव द्वारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर वाली सैचुरेटेड स्टीम बनाई जाती है, जिसके द्वारा हाई टेम्परेचर मॉइस्ट हीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करती है। यानी कि यहां पर एक बच्चों वर्ड आया है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। क्या होता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन? ऐसी स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया जिसमें वाटर का यूज यानी कि नमी का यूज होता है स्टीम के रूप में, हॉट स्ट्रीम के रूप में, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, किल करने के लिए, उसको कह देते हैं मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का उपयोग किया था चार्ल्स चैम्बरलेन साहब ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। और ये प्रक्रिया काफी प्रभावी होती है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने देखा था, हॉट एयर ओवन को देखा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि उसका जो प्रिंसिपल है वो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, यानी कि सूखी गर्म हवा का उपयोग किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। लेकिन यहां पर जो नमी होती है उसको, यानी कि मॉइस्ट हीट को उपयोग किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, यानी कि स्टरलाइज करने के लिए किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट को जो कि इसमें नॉर्मली स्टरलाइज किए जा सकते हैं। आगे देखिए क्या बताया गया है।
मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के कंपैरिजन में अधिक इफेक्टिव होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई बच्चा कि जो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन है, जो चार्ल्स चैम्बरलेन ने जो ऑटोक्लेव बनाया है, वो ज्यादा प्रभावी है किसके कंपैरिजन में? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में, यानी कि हॉट एयर ओवन के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव होता है बच्चा, ठीक है ना। और आगे देखिए बताया गया है कि इसमें जो है ऑटोक्लेव में ग्लासवेयर्स जैसे टेस्ट ट्यूब हो गई, फ्लास्क हो गए, बोटल्स हो गई ग्लास की बनी हुई, कल्चर मीडिया हो गए, सॉल्यूशंस हो गए, उनको क्या किया जाता है? स्टरलाइज किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को स्टरलाइज किया जाता है, ग्लास के बने हुए लैब में यूज किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज किया जाता है, कल्चर मीडिया जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको स्टरलाइज किया जाता है, कुछ अन्य सॉल्यूशंस को भी स्टरलाइज करने का काम ऑटोक्लेव में किया जाता है। और ये देखिए एक डायग्राम दिया गया बच्चों, एक पिक्चर है यहां पर ऑटोक्लेव की। काय की पिक्चर है बच्चा? ये ऑटोक्लेव है जो कि लैब्स में उपयोग किया जाता है, इसी के ऊपर हम लोग आज बात कर रहे हैं। तो देखिए आगे क्या बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग अब बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह के पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट यहां पर दिया गया है स्टरलाइजिंग चेंबर, जिसको प्रेशर चेंबर भी कहा जाता है। देखिए बताया गया है ये ऑटोक्लेव का मुख्य मेटेलिक चेंबर होता है जो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जो हाई टेम्परेचर व हाई प्रेशर को सहन करता है, यानी कि हाई टेम्परेचर को झेल सकता है, हाई प्रेशर को झेल सकता है। इस चैम्बर में स्टरलाइज की जाने वाली वस्तुएं रखी जाती हैं। यानी कि इस डायग्राम के बेस पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो बच्चों ये जो ऊपर से नीचे तक ये जो चेंबर आपको गोलाई में गोल ये चेंबर जो पूरा होता है, पूरा गोल ये चेंबर होता है आगे से पीछे तक, ये चेंबर पूरा चेंबर क्या कहलाता है बच्चों? स्टरलाइज चेंबर, या इसको क्या कहते हैं? प्रेशर चेंबर। क्या कहते हैं? प्रेशर चेंबर या स्टरलाइजेशन या स्टरलाइज्ड चेंबर। ये जो चेंबर होता है बच्चों ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है, और ये जो चेंबर होता है 2-3 बाल्स का बना हुआ होता है, यानी कि कई लेयर्स होती हैं। इसकी जो आंतरिक लेयर होती है वो मुख्य तौर पर स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। स्टेनलेस स्टील जो होती है वो अपने नेचर में खास होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो स्टेनलेस स्टील होती है उसमें कभी भी जंगाल नहीं लगता है, या वो बहुत जल्दी खराब नहीं होता है, और उसके अंदर जो हीट है वो बहुत आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है। और इसकी कई सारी जो लेयर्स होती हैं, कुछ हो सकता है कि बाहरी लेयर कभी कभी नॉर्मल स्टील की भी बनी या एल्युमिनियम की बनी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली तरीके से अगर देखा जाए नॉर्मल कंडीशन में तो स्टेनलेस स्टील का उपयोग यहां पर किया जाता है। कभी कभी मिश्र धातुओं का भी उपयोग इसको बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना बच्चा। तो इसमें क्या किया जाता है, इसी पूरे चेंबर में जिस चीज को हमको स्टरलाइज करना है, जिस ऑब्जेक्ट को स्टरलाइज करना है, उसको इस चेंबर में रख करके स्टरलाइज किया जाता है बच्चा। आगे देखिए क्या बताया गया है। दूसरा जो पार्ट होता है उसको कह देते हैं डोर या लीड या कवर कह देते हैं। ये क्या होता है, चेंबर को क्लोज यानी कि बंद करने के लिए हैवी लीड या डोर होता है, डोर यानी कि दरवाजा होता है, जो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसमें मजबूत लॉकिंग मैकेनिज्म होता है ताकि हाई टेम्परेचर व हाई प्रेशर के दौरान डोर ना खुले। यानी कि डोर क्या होता है, किसी भी ऑटोक्लेव में जो डोर होता है वो पाया जाता है, वो क्या करता है, इस पूरे सिस्टम को बंद करने का काम करता है। अब देखिए बच्चों यहां पर ये जो ऊपर आपको ये वाला भाग दिख रहा है, ये वाला जो भाग बच्चों पूरा दिख रहा है, ये वाला जो भाग बच्चों आपको दिख रहा है पूरा गोलाई में, ये क्या है, ये है आपका इसका डोर होता है। ये जो डोर होता है ये भी किसका बना होता है,
ये भी स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसका स्ट्रक्चर अपने आप में खास होता है और इसके ऊपर कई सारी संरचनाएं, बच्चों देखिए कई सारी संरचनाएं लगी होती हैं जिनका एक स्पेसिफिक कार्य होता है, ठीक है ना। अब ध्यान रखिए कि जो डोर होता है, ये डोर और ये जो चेंबर होता है, इस डोर और चेंबर के बीच में एक रबर होती है, यहां पर एक रबर होती है। इसकी कल्पना आप अपने घर में जो कुकर यूज करते हैं, प्रेशर कुकर जिसमें आप दाल चावल सब्जी सब बनाते हैं, उससे इसकी कल्पना कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो कुकर का जो डोर होता है उसको जब हम क्लोज करते हैं उसके बीच में रबर होती है। तो यहां पर भी एक बच्चों रबर पाई जाती है। जो रबर किसके बीच में होती है, इस कवर डोर के और चैम्बर के बीच में होती है, जो कि सही तरीके से कसने में हेल्प करती है। और उस रबर के कारण क्या होता है, इसके अंदर की जो स्ट्रीम होती है, जो भाप होती है, वो बाहर नहीं निकल पाती है, ठीक है ना बच्चा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए बात करेंगे, आगे हमको क्या बात करनी है। आगे जो तीसरा पार्ट है बच्चों, प्रेशर गेज, जिसको हम लोग प्रेशर मीटर कहते हैं। ये क्या होता है, ये चेंबर के अंदर मौजूद प्रेशर को दिखाता है। यानी कि ध्यान रखिए, ये देखिए एक मीटर लगा हुआ है, ये मीटर लगा हुआ है, इसको क्या कह देते हैं बच्चों, इसको कह देते हैं प्रेशर मीटर। क्या कहते हैं बच्चों, प्रेशर मीटर कह देते हैं। ये प्रेशर मीटर जो होता है, इस पूरे सिस्टम में यानी कि इस चैम्बर में जितना प्रेशर क्रिएट होता है और उस प्रेशर को किस मीटर में दिखाया जाता है, इस मीटर के द्वारा हम लोग अंदर के प्रेशर को मेजर कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इसको कह देते हैं प्रेशर मीटर, या फिर इसका एक दूसरा नाम क्या होता है, प्रेशर गेज, ठीक है। अगला एक इंस्ट्रूमेंट जो नाम है पार्ट का इसके, टेम्परेचर गेज। क्या होता है टेम्परेचर गेज, हम देखते हैं कि पुराने समय में जो इंस्ट्रूमेंट आता था, जो ऑटोक्लेव आता था, उसमें टेम्परेचर मीटर जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं लगी होती थी। लेकिन आज के समय में जो ऑटोक्लेव आते हैं उसमें टेम्परेचर मीटर लगा होता है। वो भी इसी के समान एक मीटर होता है, कहीं पर यहीं पर सेट होता है, और उसमें हम इसके अंदर जो टेम्परेचर है बच्चों, उस टेम्परेचर को मेजर कर पाते हैं, देख पाते हैं कि उसके अंदर 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 60 है, 65 है, 70 है, कितना टेम्परेचर है। तो उस मीटर में टेम्परेचर को देखा जाता है, मेजर किया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या बताया गया है कि अगला जो पार्ट है वो क्या है, स्टीम रिलीज या डिस्चार्ज वाल्व। क्या होता है ये, इसका काम चेंबर से एयर, स्टीम और प्रेशर को कंट्रोल तरीके से बाहर निकालना होता है। स्टरलाइजेशन स्टार्ट होने से पहले एयर रिमूवल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर क्या बताया गया है, स्टीम रिलीज जो वाल्व है, ये देखिए आप सीटी के समान संरचना यहां पर देखिए बच्चों देख रहे हैं, देखा ना आपके घरों में जो सीटी लगी होती है, ये देखिए ये क्या होता है, इसके द्वारा मुख्य तौर पर जो अंदर का प्रेशर होता है उसको बाहर निकाला जाता है। यानी कि यहां पर जब एक ऑप्टिमम अमाउंट से ज्यादा प्रेशर, जैसे आपके घरों में देखा होगा कुकर में कुछ बनता है तो सीटियां लगती हैं, यानी कि जब ज्यादा प्रेशर होता है तो सीटी उठ जाती है, उससे सीटी की जो गैस है वो बाहर निकल जाती है और फिर से वो डाउन हो जाती है, नीचे बैठ जाती है। ऐसे ही जब इसके अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो प्रेशर पड़ता है, प्रेशर से ये उठ जाती है और उसके अंदर का जो ज्यादा प्रेशर है वो बाहर निकल जाता है और फिर से ये डाउन हो जाती है। तो इसको कह देते हैं बच्चों, क्या नाम दिया जाता है, स्टीम रिलीज या डिस्चार्ज वाल्व। आगे बात करते हैं बच्चों, आगे क्या बात करनी है, आगे देखिए बताया गया है सेफ्टी वाल्व। क्या होता है सेफ्टी वाल्व, सेफ्टी वाल्व जो है इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस है। यदि प्रेशर निर्धारित सीमा से बहुत बढ़ जाए तो सेफ्टी वाल्व एक्सेसिव प्रेशर रिलीज करने में हेल्प करता है। यानी कि ज्यादा मात्रा में प्रेशर अगर बढ़ जाए तो उसको किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, सेफ्टी वाल्व के द्वारा। देखिए कहां पर होता है बच्चों, देखिए ये संरचना आपको यहां पर एक दिख रही होगी, ये देखिए ये संरचना आपको यहां पर एक जो दिख रही है,
ये इसको कह देते हैं सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व एक रबर की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। कभी कभी क्या होता है, ये वाला जो सीटी है ये काम करना बंद कर देती है या कभी दिक्कत आ जाती है, और उस कंडीशन में हो सकता है कि इसके अंदर जो है प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में ये जो सेफ्टी वाल्व होता है, इसकी जो रबर होती है इसके अंदर वो गल जाती है और जो ज्यादा मात्रा में प्रेशर अंदर बनी हुई होती है वो बाहर निकल जाती है। तो सेफ्टी वाल्व का मतलब ही क्या होता है कि ऑटोक्लेव को सुरक्षा प्रदान करना बच्चा, ठीक है ना, ये चीजें होती हैं। आगे देखिए बात करेंगे, आगे क्या बताया गया है कि हीटिंग एलिमेंट। क्या होता है हीटिंग एलिमेंट? ये पानी को गर्म करके स्टीम बनाने का काम करता है। अब हीटिंग जो एलिमेंट होता है, आप देखिए यहां पर हीट करने का काम एक इसके अंदर जो ऑटोक्लेव होता है उसके अंदर एक हीटर लगा होता है। ये देखिए यहां पर ये एक हीटर लगा हुआ है बच्चों। ये क्या करता है, जब इसमें पानी को फिल किया जाता है ऑटोक्लेव में, तब क्योंकि इसके नीचे से कहीं से एक तार निकला हुआ होता है, उस तार से जब इलेक्ट्रिसिटी जब इसको दी जाती है तो अंदर हीटर क्या होता है, गर्म होने लगता है। और हीटर जब गर्म होता है तो ये वाटर भी इसमें जो भरा होता है वो गर्म होने लगता है। तो हीटर क्या होता है, यही एक प्रकार का क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट होता है, जो इसके अंदर लगा होता है, ऑटोक्लेव के अंदर बच्चों लगा हुआ होता है। आगे देखिए बात करेंगे, आगे देखिए बताया गया है कि वाटर रिजर्वायर। वाटर रिजर्वायर क्या होता है, ऑटोक्लेव में आवश्यक मात्रा में वाटर रखा जाता है जिससे हीटिंग के बाद स्टीम बनती है। यानी कि आपको पता है कि हीटर लगा होता है और हीटर के ऊपर क्या भरा जाता है, हीटर रिजर्वायर सॉरी वाटर रिजर्वायर होता है। यानी कि इसी में यहां पर पूरे स्पेस में पानी भरा जाता है। देखिए आपको यहां पर पानी दिख भी रहा होगा, और पानी को ऐसा नहीं कि पूरा फुल कर देना है, उसमें पानी एक लिमिटेड अमाउंट में ही भरा जाता है। कहां तक भरा जाता है कि आपका ये जो हीटर है ये उसमें बिल्कुल डूब जाए, और इसके अंदर एक ट्राइपॉड स्टैंड देखिए यहां पर ऐसे रखा होता है। ये ट्राइपॉड स्टैंड यहां पर ऐसे अंदर की ओर रखा होता है। तो ये जो ट्राइपॉड स्टैंड है इससे नीचे रहे पानी और हीटर से ऊपर रहे पानी, इतना पानी भरा जाता है। तो ऐसा नहीं पानी बहुत बड़े अमाउंट में भरा जाता है, पानी इतना भरा जाता है जितनी जरूरत है। और कितनी जरूरत है कि ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे रहे पानी और हीटर से ऊपर रहे पानी, ठीक है ना। आगे देखिए बात करते हैं, इसका आगे देखिए बताया गया है परफोरेटेड बास्केट या ट्रेज क्या होती हैं। स्टरलाइजेशन आइटम्स रखने के लिए बास्केट या ट्रे होती हैं। इसे इस तरह अरेंज किया जाता है कि स्टीम फ्रीली सर्कुलेट कर सके। यानी कि आप देखिए ये एक बास्केट है या ट्रे है, क्या है बच्चों, ये एक ट्रे है, या इसको कह सकते हैं क्या है, ये एक बास्केट है। बास्केट है बच्चों, ठीक है ना, ये क्या है, एक बास्केट है। ये क्या होता है, ये जो ट्राइपॉड स्टैंड ये आपने देखा है, इसके ऊपर ये क्या रखी होती है, ये रखी होती है। यानी कि ये जो ट्रे या बास्केट है ये इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखी होती है, और उसके ऊपर ये जो बास्केट है इसी में जिन चीजों को हमको स्टरलाइज करना है, चाहे वो कोई सॉल्यूशन हो, कल्चर मीडिया हो, या ग्लास के बने हुए मटेरियल्स हो जो लैब में यूज किए जाते हैं, उनको स्टरलाइज करना है तो इसी ट्रे में हम लोग रखते हैं। और इस ट्रे को इस तरीके से यहां पर मैनेज करके रखा जाता है कि अंदर जो स्ट्रीम बन रही है, जो भाप बन रही है, वो वहां से निकल करके पूरी तरीके से सर्कुलेट हो पाए पूरे चेंबर में, ठीक है ना बच्चों। तो ये ट्रेज यहां पर लगी होती हैं, और ये ट्रेज भी स्पेसिफिक टाइप के मटेरियल्स की बनी होती हैं। आगे देखिए बात करेंगे, बताया गया है स्टीम जैकेट। इसकी हेल्प से चेंबर का टेम्परेचर अधिक यूनिफॉर्म रखा जाता है। अब देखिए स्टीम जैकेट का मतलब क्या है, ये जो जैकेट होती है इसके चारों ओर चेंबर की जैकेट जो होती है वो इस तरह से बनाई गई होती है कि वो
उसका जो टेम्परेचर है ऑटोक्लेव का वो यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहे, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल सारी जगह समान प्रकार या यूनिफॉर्म प्रकार का रहना चाहिए बच्चों। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। आगे बात देखिए क्या बताया गया है। वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या होता है? इसकी हेल्प से ऑटोक्लेव के अंदर से एयर व अन्य गैसेस को रिमूव किया जाता है जिससे कि वैक्यूम कंडीशंस बन सकें। यानी कि इसी इंस्ट्रूमेंट में बच्चों, इस इंस्ट्रूमेंट में कहीं पर एक वैक्यूम पंप लगा होता है। अब अलग अलग पोजीशंस पर लगा हो सकता है कि नीचे कहीं पर लगा हुआ दे दें, इधर कहीं ऐसे लगा होकर आ सकता है, कहीं पर भी लगा होकर के आ सकता है। तो वैक्यूम जो पंप होता है, वैक्यूम जो पंप होता है वो क्या करता है, इस ऑटोक्लेव के अंदर जो एयर होती है, जो अन्य गैसेस होती हैं, उनको निकालने का काम करता है और निर्वात की कंडीशंस को बनाता है। और किसी भी स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया में वैक्यूम कंडीशन का होना बहुत जरूरी है, निर्वात का होना बहुत जरूरी हो जाता है। आगे देखिए क्या बताया गया है। आगे बताया गया है टेम्परेचर सेंसर या थर्मोस्टेट। क्या होता है टेम्परेचर सेंसर? यह चेंबर का टेम्परेचर मॉनिटर करता है और मॉडर्न ऑटोमेटिक सिस्टम में टेम्परेचर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, कि एक ऑटोक्लेव में टेम्परेचर सेंसर होता है, उसके अंदर लगा हुआ होता है। वो क्या करता है कि ऑटोक्लेव के अंदर का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करता है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। दैट मीन कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो उसको, उस टेम्परेचर को किसी तरह से रिलीज, उस टेम्परेचर को, जो ज्यादा टेम्परेचर है उसको रिलीज करने का काम करता है। यानी कि ओवरऑल तरीके से टेम्परेचर मैनेज करता है, कंट्रोल करता है ऑटोक्लेव में। ठीक है ना। आगे देखिए क्या बताया गया है। टाइमर या इसको कंट्रोल पैनल कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? मॉडर्न ऑटोक्लेव में डिजिटल कंट्रोल पैनल होता है जिससे टेम्परेचर, प्रेशर, एक्सपोजर टाइम, ड्राइंग साइकिल, वैक्यूम साइकिल इत्यादि कंट्रोल व मॉनिटर किया जाता है या किए जा सकते हैं। तो टाइमर क्या होता है बच्चों कि ऑटोक्लेव में टाइम भी सेट किया जाता है कि हमको किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर स्टेलाइज करना है तो उसके लिए हमको पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको सेट करना होता है, उस टाइम ड्यूरेशन में वो स्टेलाइज हो जाता है। और कंट्रोल पैनल नाम का एक स्ट्रक्चर भी लगा होता है यहीं पर, जो क्या करता है उस पूरे सिस्टम में, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो अन्य चीजें हो, उन सारी चीजों को कलेक्टिव तरीके से जो कंट्रोल करता है उसको कंट्रोल पैनल कह देते हैं। ठीक है ना। तो कंट्रोल पैनल क्या करता है? सारी चीजों को मैनेज करने का काम करता है ऑटोक्लेव के अंदर। आगे देखिए बताया गया है ड्रेन। ड्रेन क्या होता है? कंडेंस वाटर और अन्य लिक्विड को चैम्बर से बाहर निकालने के लिए ड्रेन होता है। यानी कि क्या होता है कि जब स्टेलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो कंडेंस वाटर जो बचता है या अन्य जो लिक्विड मटेरियल्स जो बचते हैं, वो एक छिद्र के समान संरचना होती है ड्रेन, उसको खोल करके बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ऑटोक्लेव में हमको कुछ पार्ट्स दिखाई देते हैं। ठीक है ना बच्चा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ करके बातचीत करेंगे। आगे क्या बात करनी है हमको? तो आगे देखिए हम लोग बात करते हैं कुछ और सी चीजों के ऊपर, और सारी चीजों के, बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए क्या बताया गया है कि ऑटोक्लेव जो है कैसे वर्क करता है, यानी कि वर्क करने की प्रक्रिया इसकी किस तरह की होती है,
ये बात यहां पर बच्चों हम लोगों को करनी है कि ऑटोक्लेव वर्क कैसे करता है भाई। उसका वर्क करने का एक तरीका तो होता है ना, कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होता है, लोडिंग होती है। क्या लोडिंग होती है, स्टलाइज करने वाली वस्तुओं को चेंबर में रखा जाता है। वस्तुओं को बहुत टाइटली नहीं भरना चाहिए क्योंकि स्टीम का सर्कुलेशन आवश्यक है। यानी कि सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो ट्रे होती है, आपने देखा है कि ये जो ट्रे होती है इसमें हमको इंस्ट्रूमेंट, देखिए ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट यहां पर रखते हैं, इनको रखा जाता है और इतना टाइटली नहीं रखते हैं कि पता चला अंदर से जो स्ट्रीम है वो पास ही ना हो पाए, तो थोड़ा सा गैप बना करके रखा जाता है। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग ट्रे में क्या रखते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं। और ध्यान रखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं इसके ऊपर, इससे पहले हमने कुछ प्रक्रियाएं पहले पूरी कर चुके हैं। क्या पूरी कर चुके हैं कि हमने एक ऑप्टिमम अमाउंट में पानी भर लिया है। जैसे कि हमने पानी भर लिया, यहां पर वाटर को भर लिया है। कहां तक वाटर भरा है, इस हीटर के ऊपर वाटर हो और इस ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे वाटर हो। ठीक है, तो ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे वाटर होना चाहिए और हीटर के ऊपर होना चाहिए, और इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर ही ये ट्रे रखी हुई है। ठीक है ना बच्चा। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट को रख दिया है और इससे पहले हमने पानी भर चुके हैं, इतना ध्यान रखिएगा बच्चा। आगे देखिए क्या बताया गया है, स्टेप 2 में क्या किया गया है कि एयर रिमूवल किया गया है। यानी कि चेंबर के अंदर की एयर को बाहर निकाला जाता है। यानी कि इस चेंबर में जो एयर हो सकती है या वैक्यूम हो सकती है इसके अंदर, तो उसको वैक्यूम मेंटेन करने के लिए, निर्वात कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को किया जाता है। उसके बाद में क्या किया जाता है, उसके बाद में तीसरे स्टेप में क्या होता है, स्टीम जनरेशन। कैसे स्टीम जनरेशन होता है, वाटर को हीट किया जाता है और सैचुरेटेड स्टीम बनती है। यानी कि बच्चों क्या किया जाता है कि पानी भरा हुआ था, पहले से हम लोगों ने भर दिया था और ट्रे रख दी है, ट्रे के ऊपर इंस्ट्रूमेंट रख दिए हैं, और इसमें ये जो आपकी ऑटोक्लेव है इसमें क्या किया है, एक केबल निकला होता है, उसको हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी यहां पर एक बोर्ड में इसको लगा दिया जिससे यहां पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचने लगी। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पहुंची तो यहां पर ये जो हीटर लगा हुआ है बच्चों, ये हीटर क्या होता है, गर्म होने लगता है। और हीटर गर्म होता है तो उसके हीटर के द्वारा ये जो वाटर है अंदर का वो भी हीट होने लगता है, और हीट होने जब लगता है तो क्या होता है कि सैचुरेटेड जो स्टीम होती है यानी कि भाप बनने लगती है बच्चों। ठीक है, अब क्या होता है आगे देखिए बात करेंगे। स्टेप 4 में क्या होता है, तो स्टेप 4 में जो है प्रेशर एंड टेम्परेचर बढ़ाना। कैसे बढ़ाया जाता है, चेंबर में स्टीम भरने पर प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर भी बढ़ता है। और जैसे बच्चा क्या होता है कि ये जो हीटर है वो गर्म होता जाता है, चैम्बर पूरा गर्म होता जाता है, पानी गर्म होता चला जाता है, तो प्रेशर बढ़ता है, यानी कि भाप ज्यादा बनती है, तो भाप बनने से टेम्परेचर अंदर का बढ़ जाता है और प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे टेम्परेचर और प्रेशर समय के साथ बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हीटर को जब इलेक्ट्रिसिटी मिल रही तो वो गर्म होता चला जा रहा है, तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है ना, एक एक चीज को बच्चों याद करते हुए चल रहे हैं हम लोग, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन हमको ना हो। आगे देखिए क्या बताया गया है, आगे बताया गया है स्टेप नंबर 5 में कि अब स्टरलाइजेशन या एक्सपोजर होता है। क्या होता है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक पहुंचने के बाद निर्धारित समय तक वस्तुओं को स्टीम के कांटेक्ट में रखा जाता है। एग्जाम्पल 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगभग 15 मिनट एक कॉमनली टफ कंडीशन है, लेकिन एक्चुअल साइकिल लोड और स्टेलाइजर के अनुसार बदल सकता है। ध्यान रखिए कि नॉर्मल जो यहां पर टेम्परेचर जहां तक स्टेलाइजेशन में यूज किया जाता है वो कितना होता है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो प्रेशर होता है बच्चों वो कितना होना चाहिए, वो लगभग 15 पीएसआई, यानी कि पीएसआई क्या मतलब क्या होता है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। ठीक है ना,
और जो प्रेशर हो गया है इसके बाद में टाइम जो है, जो टाइम है वो भी कितना होना चाहिए, लगभग 15 मिनट का होना चाहिए। 15 मिनट का जो है टाइम यहाँ पर लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि हीट और टेम्परेचर, हीट बढ़ रही थी, प्रेशर बढ़ रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था, और जब बढ़ रहा था तो हमको टाइमर में 15 मिनट टाइम सेट करनी होती है। प्रेशर को मैनेज करना होता है कि प्रेशर जो है 15 psi से ज्यादा ना हो, और जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, यानी कि 15 मिनट का टाइम जब सेट होता है, 15 psi प्रेशर होता है, तब 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वहां पर जनरेट होता है। और इन सारी कंडीशंस में ही क्या होता है कि जो स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया है वो सही ढंग से क्या होता है, सही ढंग से होती है। ठीक है ना। तो बच्चा क्या होता है कि स्टेरिलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है कि उसको टेम्परेचर 121 हो जाएगा, उसका प्रेशर हम लोगों ने 15 psi होना चाहिए, उसका टाइम 15 मिनट का सेट होना चाहिए, और इस तरह से क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट अच्छी तरीके से स्टेरिलाइज हो सकता है। आगे देखिए क्या बताया गया है। बताया गया है स्टेप नंबर 6 में प्रेशर रिलीज। तो साइकिल समाप्त होने पर हीटिंग बंद होती है और प्रेशर कंट्रोल तरीके से कम किया जाता है। यानी कि क्या बताया गया बच्चों कि हम लोगों ने ये कंडीशन, ये जो कंडीशंस यहां पर लिखी हुई हैं, 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 15 psi प्रेशर, टाइम 15 मिनट का, इतनी चीजें जब हमने उसको मैनेज की तो एक हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्टेरिलाइज हो गया है, स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अब उसके अंदर जो प्रेशर बना हुआ है उस प्रेशर को भी कंट्रोल करना है, और उसको हम कैसे करेंगे कि प्रेशर हम लोग रिलीज करके उसका प्रेशर कम करेंगे। तो कैसे प्रेशर रिलीज किया जाता है अभी हम देखेंगे। एक यहां पर एक ये स्ट्रक्चर लगी होती है, ये क्या करती है, प्रेशर को रिलीज करने का काम करती है, ये वाली। इसको यहां पर ऐसे खोल दिया जाता है, खोल करके क्या किया जाता है, खोला जाता है तो अंदर से प्रेशर जो है वो निकल जाता है, और ये क्या हो जाता है, ठंडा होने लगता है। ठीक है ना। तो प्रेशर को रिलीज करने के लिए इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर लगी होती है जिसको कह देते हैं हम लोग प्रेशर रिलीज। ठीक है, प्रेशर रिलीज नोब या प्रेशर रिलीज कह सकते हैं सीधे। और अगला जो स्टेप होता है, अगले स्टेप में क्या बताया गया बच्चा, अगले स्टेप में कूलिंग की जाती है और ड्राइंग की जाती है। कि अब प्रेशर बच्चों निकल गया है हमारा, तो इंस्ट्रूमेंट जो स्टेरिलाइज हो गया था अब उसका हमने प्रेशर भी निकाल दिया है। अब हमको क्या करना है, उस इंस्ट्रूमेंट को कूल होने देना है, और जो ऑब्जेक्ट हमारा है जिसको स्टेरिलाइज किया है उसको हमको ड्राई यानी कि सूखने देना है। तो कैसे, प्रेशर 0 होने के बाद चेंबर को सुरक्षित तरीके से खोला जाता है और स्टेरिलाइज्ड आइटम को ड्राई होने दिया जाता है। यानी कि बच्चों क्या किया गया है कि उस नोब को खोला गया जिससे प्रेशर निकल गया, और जब प्रेशर 0 हो गया बच्चों तब हम लोगों ने क्या किया, उसको सुरक्षित तरीके से उसके ढक्कन को या डोर को खोला, और उसके अंदर से हम लोगों ने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को या जिसको हमको स्टेरिलाइज करना था उसको हमने निकाल लिया है, और उसको फिर हम उसको सुखाते हैं, और सूखने की कंडीशन के बाद में क्या होता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रह जाता है। तो इस तरीके से बच्चों पूरी प्रक्रिया होती है। ठीक है ना। तो ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं बच्चों, इसमें क्या है, एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि इसमें अंदर क्या होता है बच्चों, अंदर इसमें वाटर भरा जाता है। वाटर कहां तक भरा जाता है, जिसमें ये जो हीटर लगा है ये डूब जाए और ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे तक पानी रहे। फिर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा देते हैं। हीटर से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के कारण पहुंचने के कारण क्या होता है, वाटर वो गर्म हो सकता है। इसी प्रोसेस में हम लोगों ने इसके अंदर मतलब हीटिंग देने से पहले ही हम लोगों ने इसमें ट्रे लगा दी है, उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट रख दिए जिनको स्टेरिलाइज करना है, और ढक्कन को क्लोजली बंद कर दिया है। ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी दी। इलेक्ट्रिसिटी देने पर क्या होता है कि धीरे धीरे हीटर गर्म होता है, पानी गर्म होता है, और भाप बनने लगती है, स्टीम बनने लगती है।
और इस प्रक्रिया में हमको 15 मिनट का टाइम देना होता है, 15 psi का प्रेशर देना होता है और 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मैनेज करना होता है। 15 मिनट जब पूरे हो जाते हैं तब हमको स्विच को ऑफ कर देना होता है और जो नोब लगा होता है, रिलीजिंग नोब होता है, उसको खोल करके हम लोग प्रेशर को रिलीज करवा देते हैं। जब प्रेशर रिलीज हो जाता है, प्रेशर 0 हो जाता है, तब हम उसके ढक्कन को खोलते हैं। खोलने के बाद में क्या होता है, हम उस ऑब्जेक्ट को निकाल लेते हैं जिसको स्टलाइज करने के लिए हमने रखा था और फिर हम उसको सुखाते हैं, ड्राई करते हैं और उस कंडीशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरीके से क्या होता है, सूखा हुआ होता है। एक लास्ट बात और भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसमें ऑटोक्लेव में कोई कांच के बने हुए आइटम्स को अगर स्टलाइज कर रहे हैं तो उसको हम लोग एक पेपर के द्वारा कवर अप कर देते हैं जिससे कि उस कांच के मटेरियल को नुकसान ना हो। पहले उसके ऊपर पेपर को कवर अप कर देते हैं, फिर उसको बांध देते हैं किसी कॉटन के कपड़े से, जिससे कि क्या होता है, उसको डैमेज नहीं होता है, वो डैमेज नहीं होता है। ठीक है ना। ऐसे ही क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, कल्चर मीडिया है, तो उसका जो अपर पार्ट है वो कॉटन से, उसके ऊपर कॉटन लगा देते हैं जिसके कि जो स्ट्रीम है, जो भाप है, वो डायरेक्टली उसके अंदर ना पहुंचे, बाहर ही बाहर उसका जो है स्टरलाइजेशन की प्रोसेस पूरी की जा सके। तो ये कुछ बातें थी हॉट एयर ओवन के बारे में, सॉरी ऑटोक्लेव के बारे में। और यहां पर आपका ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है बच्चों। ध्यान रखिए कि ऑटोक्लेव और ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हम लोग इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं जो आपके लिए शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी इस टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से तैयार करेंगे और आप यकीन माने कि यहां से क्वेश्चन बनने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। यहां से बहुत ज्यादा ही क्वेश्चंस हमेशा से पूछे जाते हैं। और ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच।